ठीक है जी। तो हिमाचल जीके को आज हम शुरू करेंगे और हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर रहेगा हिमाचल का। तो इसको थोड़ा ध्यान से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हिमाचल के बारे में एक चीज़ जान लेना कि आप जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं या जिस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो या तो हम एचएएस की बात करते हैं यहाँ पे, या अलाइड की बात करते हैं, या हम नायब तहसीलदार की बात करते हैं। तो इन तीनों सेक्शंस के अंदर हिमाचल की जो वेटेज है, वो अलग-अलग आपके पास रहती है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि यार कौन सा ऐसा चैप्टर है, कौन सा ऐसा आपका एग्जाम है जिसमें हिमाचल की वेटेज सबसे ज्यादा रहती है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक हम किसी एग्जाम का नाम नहीं लेंगे। इसकी वेटेज किस किस एग्जाम में किस तरह से रहती है। तो जब मैं एचएएस के बारे में बात करता हूँ ना, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है कि 30% जो आपका एग्जाम है वो आपका हिमाचल आना चाहिए। तो हिमाचल के अंदर से जो 30% एग्जाम आने की बात की जाती है, तो उसके अंदर हम हिमाचल के करंट अफेयर्स की बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबके कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कहीं ना कहीं से आपके जो एग्जाम में जो आएंगे। जैसे बोल दिया हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आ गए, कल्चर की तरफ से 3 क्वेश्चन आ गए, इकोनॉमी की तरफ से 2 क्वेश्चन आ गए। तो ऐसे सारे सेक्शंस में जो है वो डिवाइड किया जाता है। इसी तरह अलाइड में और इसी तरह नायब तहसीलदार में, तो प्री के सेक्शन के अंदर आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो 33% है, वो बेसिकली, या 30% के अराउंड जो सिलेबस है वो किस में से रहेगा, हिमाचल में से रहता है। उसके बाद जब मैं मेंस की तरफ को आता हूं, अगर मैं एचएएस के मेंस की तरफ की बात करूं, तो उसमें सबसे पहले जो चीज आती है उसको हम बोलते हैं जीएस। तो जीएस 2 और जीएस 3 तीनों सेक्शन के अंदर आपके हिमाचल के आंसर्स जो है वो लिखने के लिए सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आते हैं। तो जब मैंने हिमाचल की बात की, तो प्री के अंदर 33%, अगर एचएएस का एग्जाम है 33% का मतलब 22 से 30 क्वेश्चन हिमाचल के ही स्पेसिफिक रहेंगे, जिसमें हिमाचल का करंट अफेयर भी आएगा और हिमाचल का बाकी सारा सेक्शन भी इंक्लूड होगा। साथ के साथ जब मैं जीएस के बारे में बात करता हूं, जीएस 1 2 3 मैंने किसकी बात की, एचएएस के मेंस के एग्जाम की। तो मेंस के एग्जाम के अंदर भी हर सेक्शन के अंदर, हर सब यूनिट के अंदर हिमाचल के क्वेश्चंस जो हैं वो आने ही आने हैं। तो दैट मेक्स हिमाचल अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन, चाहे वो एचएएस का हो। और अगर मैं अलाइड और एनटीई के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसमें भी आपका जो जनरल स्टडीज का पोर्शन आता है मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर, उसमें भी हिमाचल की वेटेज अराउंड 30% जो है वो रहती है। तो हमें इस चीज से क्या चीज समझ आती है कि हिमाचल सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हिमाचल आता कहां कहां से है। तो चाहे मैं एचएएस प्री की बात करूं, अलाइड प्री, सेक्शन के अंदर हिमाचल के क्वेश्चंस आने जो है, तो एक ऐसा सब्जेक्ट है सारी आपकी तैयारी में जिसमें को आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, या जिसके क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते। तो ये मेरी बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। सर अपनी स्क्रीन नीचे वाली शो करवा देना, वो छोटी थोड़ी सी होगी। और आपकी जो स्लाइड्स रहेंगी वो देखिए में भी स्क्रीन छोटी होगी एक बार। ठीक है जी। तो जब मैं हिमाचल के बारे में बात करूंगा, बहुत ध्यान से समझना, हमने आपकी स्लाइड्स आपकी चीजें समझाता जा रहा हूं, तो वो साइड बाय साइड में बताता जाऊंगा। अगर कोई ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आता है कि सर हिंदी मीडियम नहीं समझ आ रहा है या इंग्लिश मीडियम नहीं आ रहा, तो आप साथ में नीचे पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं पता लग रहा, तो आप मेरे से कभी भी मेरे को रोक के मेरे से क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। तो अब हिमाचल के बारे में जब हम बात करेंगे, तो हिमाचल को सबसे पहले हमें समझना है ऑन द बेसिस ऑफ अ माउंटेन रेंज। हिमाचल को हमने समझना है ऑन द बेसिस ऑफ अ माउंटेन रेंज, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं हिमालयास। आप सबने हिमालयास के बारे में सुना होगा। आप सबने सुना होगा कि अगर जब हम भारत के बारे में बात करते हैं, तो भारत की जो सबसे लंबी रेंज है वो आपके पास कौन सी है, हिमालयास है। द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ योर इंडिया इज योर हिमालयास। हिमालयास की लोकेशन किस तरह से है? हिमालयास की लोकेशन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, तो वो कैसे है देखिए, यहाँ ध्यान से समझना। आपका अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया का जब मैं सपोज करो ऐसे आपके पास इंडिया हल्का सा रफ जैसा इंडिया का आपको स्ट्रक्चर जो है वो बना देता हूँ। तो यहाँ से जब मैंने इंडिया का स्ट्रक्चर बनाया, तो ऐसा कुछ भारत देश है, नीचे की तरफ हो जाता है और ऐसे हमने बना लिया। तो यहाँ जैसे आपके हिमालयास जो है वो सिचुएटेड है। तो जब मैं हिमालयास के बारे में बात करता हूँ, तो हिमालयास को पुराणों के हिसाब से 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया। एक खंड बना दिया गया जिसको बोला जालंधर खंड, और एक खंड बना दिया गया जिसको बोल दिया गया केदार खंड।
तो केदार का नाम आपने सबने सुना होगा, केदारनाथ मंदिर के बारे में आप सारे सुनते ही हैं। तो इसी तरह के 5 केदार खंड हैं, वो सारे केदार खंड का जो रीजन है वो बेसिकली आपके पास आता है उत्तराखंड में। और जो जालंधर खंड वाला एरिया था वो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज। जैसे अगर मैं यहाँ से डायरेक्शंस को ड्रॉ करूँ तो ऊपर की डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है, नीचे की यहाँ पे साउथ आ जाती है, यहाँ की डायरेक्शन आपकी ईस्ट आ जाती है और इधर की डायरेक्शन आपकी वेस्ट है। तो इस रीजन में, इस ऊपर वाले रीजन के अंदर का जो एरिया था उसको क्या बोल दिया गया, हिमाचल बोल दिया गया। दिस एरिया वाज नोन एज हिमाचल। और जब मैं हिमाचल के बारे में आपके पास बात करता हूँ तो जो हिमाचल वर्ड है वो हिम प्लस अचल दो वर्ड से लिया गया है और ये दोनों आपके संस्कृत के वर्ड्स हैं। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, या जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नो। और अचल का मतलब होता है जो चल नहीं सकता, जो एक जगह क्या है, स्टेबल है, या जिसको हम माउंटेन बोलते हैं। तो माउंटेन्स को अचल बोला जाता है कि वो चल नहीं सकते, एक जगह स्थापित है। तो बेसिकली हिम, स्नो किसके ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर। तो जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ है वो सारा एरिया जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको करता है, हिमाचल को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली हम पौराणिक कथा के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें तो जो हमारा जालंधर खंड है, हिमाचल मतलब, अगर मैंने बात की हिमाचल के बिल्कुल नीचे जो स्टेट लगता है वो कौन सा है, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड को केदार खंड बोला जाता है और जो हिमाचल का एरिया उसको पुरानी कथाओं में जालंधर खंड बोला जाता था। तो उस जालंधर खंड का जो आपके पास एरिया है, अब जालंधर की बड़ी जबरदस्त आपके पास एक स्टोरी है छोटी सी। और जब हम जालंधर के बारे में बात करते हैं, जालंधर आपने एरिया सुना होगा, पंजाब के अंदर आपका एक एरिया जालंधर आता है। और जालंधर के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और उसको हिमाचल के साथ बहुत अच्छा रिलेट भी किया जाता है। भगवान शिव का जब हम बात करते हैं तो भगवान शिव के क्रोध से बोला जाता है कि जो जालंधर थे वो निकले थे, उत्पन्न हुए थे भगवान शिव के क्रोध से। और जब वो शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए तो भगवान शिव का क्रोध जो था वो कहीं रोका नहीं जा सकता था। तो उन्होंने उस क्रोध को समुद्र के अंदर जो है वो विसर्जित कर दिया, बहा दिया। तो उस क्रोध में से एक बालक को की उत्पत्ति हुई जिसको हमने जो है वो जालंधर बोला। उनको लॉर्ड ब्रह्मा ने, जब वो जालंधर जो था वो जब जोर जोर से रो रहा था समुद्र के अंदर, तो जो भगवान ब्रह्मा थे उन्होंने उसको उठाया। और उठाने के बाद उसको जो है वो धीरे धीरे बड़ा होना क्या हुआ, शुरू हुआ। और बट उसकी जो प्रवृत्ति थी ना वो असुरों की तरफ को थी। तो जो आपने ऋषि शुक्राचार्य के बारे में सुना होगा, तो ऋषि शुक्राचार्य ने उन्होंने उन्हें जो है वो असुरों का राजा घोषित कर दिया। और उसके बाद उन्होंने इंद्र के साथ लड़ाई लड़ी और इंद्र को हराया। और लास्ट में जब भगवान विष्णु जो थे, भगवान विष्णु ने फिर जो जालंधर है उनको धोखे से शिव जी के द्वारा मरवाया था। तो वो सारा जो स्टोरी है वो बेसिकली जालंधर के साथ आती है। और वो जालंधर का जो एरिया है वो बेसिकली हमारा हिमाचल वाला एरिया जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो ये स्टोरी आपको मैंने तभी थोड़ी सी हल्की बताई है। तो ये जालंधर खंड, तो पुराणों के हिसाब से हिमाचल जो है वो जालंधर खंड है, किसका, आपके हिमालयास का। और इसके और भी बहुत से अलग अलग नाम है, जैसे हिमावत है, हिमावान है, पर्वत राजा, हिमागिरी, हिमाचल, हिमावंत, हिमकूट। ऐसे करते करते बहुत पुराने पुराने अलग से इनके जो है वो नाम है। तो बेसिकली हमें क्या समझ आया कि हिमालयास की जो लोकेशन है वो लोकेशन किस साइड आई, ऑन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालयास, जिसको हम जालंधर खंड का नाम देते हैं। और ये जो जालंधर खंड है इसको हम जालंधर असुर के साथ रिलेट करते हैं। जो जालंधर असुर भगवान शिव के क्रोध से क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था। तो ये चीज हम याद रखेंगे। साथ के साथ जब मैंने हिमाचल का नाम बोला तो वो बेसिकली दो वर्ड से बना, एक हिम आ गया, क्या आ गया, अचल। दोनों संस्कृत वर्ड्स है। हिम का मतलब बेसिकली क्या होता है, बर्फ या स्नो, उसको हम हिम बोलते हैं। और अचल मतलब जो चीज चल नहीं सकती उसको हम अचल, जो स्टेबल है। तो और स्टेबल जो है वो क्या हुए, पहाड़। तो पहाड़ों जो है, तो बर्फ के जो पहाड़ है उनके साथ हम हिमालयास को जो है वो रिलेट करते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो है वो दिमाग रखनी है। ठीक है जी, सर तो वॉइस कट आगे रही है की बीच तरफ बीच को में। हम मूव करते हैं, यहाँ तक समझ। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं। वॉइस कट रही है सर बीच बीच में। सिग्नल प्रॉब्लम क्यों आ रहा है इतना? हूँ तो मैं उसमें ही, वाईफाई में ही हूँ। पता नहीं सर, जिससे आप जिस के थ्रू आप बात कर रहे हैं ना, उसको आप एक बार क्या रीसेट बोला करके बोला, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। एक मिनट।
हाँ जी, अभी आ रही है आवाज़ मेरी? अभी क्लियर आ रही है? हाँ जी, बताएँगे प्लीज़ मेरे को, आवाज़ क्लियर आ रही है? सर थोड़ी कट रही है अभी भी। हाँ जी, अभी अभी आ रही है आवाज़ कि अभी भी कट रही है? यस सर, क्लियर आ रही है। क्लियर है? ओके, ओके। अगर कुछ भी होगा तो मेरे को फिर आप बताइएगा, तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। जहाँ तक मैंने बताया वहाँ तक जो बताया अभी वो क्लियर हुआ सबको? एक बार हाँ ना बोलेंगे? यस सर। हाँ जी, बाकी सारे भी बताइए एक बार, सबको समझ आ गया? यस सर। हाँ जी, बाकी जो 2-3 और हैं बताइए प्लीज़, क्लियर हो गया सबको तो? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, आपको एक और मैं चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है, ध्यान से देखिए। स्क्रीन क्लियर है ना मेरी? स्क्रीन बिल्कुल ठीक है, वॉइस ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक है ना? यस सर। यस ठीक है। सर। अब देखो क्या है, अब हमने क्या बोला कि हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालयाज, तो हमें ये क्लियर हो गया। तो हिमाचल भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये हमें समझ आ गया। एंड इज द मेजर स्टेट फ्रॉम ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल perspective. The Himalayas are believed to have risen from the Tethys Sea approximately 50 million years onwards. तो मतलब क्या बोला गया कि हिमालयस कब बने थे? हिमालयस बोला जाता है कि ये बने थे 50 मिलियन साल पहले। और कौन से सागर से? टेथिस सागर से। अब ये क्या वर्ड है, ये क्यों लाइन बोली गई? अभी हमें ये समझना जो है वो बहुत जरूरी है। देखिए क्या है, ऐसा बोला जाता है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं, जब हम इंडिया को एज अ मैप के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा रफ जैसा मैं इंडिया आपके पास डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो इंडिया है ना, उसकी मूवमेंट ऐसे हुई थी ऊपर की तरफ। और ये जो मूवमेंट थी ये जाके किसमें स्ट्राइक किया था? ऊपर जो भी आपका यूरोप बैठा है, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता गया और एक समय ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर गए? स्ट्राइक कर गए। और जिसकी वजह से यहाँ पे जो पहाड़ बने उसको क्या बोला गया? हिमालय। अब ऐसे बोला जाता है कि जब ये इंडिया का रीजन इस यूरोप के रीजन के साथ स्ट्राइक किया था, उससे पहले बीच में एक सागर होता था, बीच में एक क्या होता थी? वाटर बॉडी। और उस वाटर बॉडी को क्या बोला जाता है? टेथीज बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि जो हिमालयाज हैं वो किस रिवर के ऊपर राइज किए हैं? तो हिमालयाज जो राइज किए हैं वो टेथीज रिवर या टेथीज सी के ऊपर राइज किए हैं। तो जब ये यूरोप का रीजन और इंडिया का रीजन आपस में स्ट्राइक किए, तो उसके बाद उन दोनों के स्ट्राइक होने की वजह से जो पहाड़ बना वो कौन सा बना? हिमालय बना। और हिमालय में जो जालंधर खंड है वो बेसिकली किसकी बात करता है? हिमाचल की बात करता है। और वो जो जालंधर खंड है उसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी। और जो केदार खंड है वो बात करता है बेसिकली उत्तराखंड की। तो अभी उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं हम, हिमाचल की ही बात कर रहे हैं। और हिमाचल 2 अक्षरों से बना है, हिम प्लस आचल। और अचल का मतलब होता है जो चीज जो है वो नहीं चलती। इसी के साथ कालिदास, ही इज अ वेरी फेमस सेंट। पुराने समय के बहुत जबरदस्त सेंट जो है वो कालिदास बोले जाते हैं। हम भक्ति पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, जब आप हिस्ट्री सब्जेक्ट जो वो पढ़ रहे हो उसमें हम भक्ति काल के बारे में पढ़ते हैं। तो जब भक्ति काल आता है तो भक्ति काल में अलग अलग सूरदास, रामानुज, अलग अलग सेंट्स के बारे में बात की जाती है। उन्हीं में से एक सेंट जो है वो उस समय हम बोलेंगे वो कौन से हैं? कालिदास है।
तो उन्होंने भारत हिमाचल को बोला था मेजरिंग रॉड ऑफ अर्थ। मेजरिंग रॉड ऑफ अर्थ का टाइटल जो है वो हिमाचल को दिया गया था कि आप दुनिया को जब नापते हैं, या दुनिया को जब आप नाप तोल, मतलब दुनिया को मापने वाली छड़ी बोला गया था, पृथ्वी को मापने वाली छड़ी। इसका बोलने का बेसिकली मतलब क्या था कि यहाँ पे ये सिर्फ रेफरेंस दे रहे थे कि इस मायने के ऊपर, या इस मापदंड, जिस मापदंड के ऊपर हिमाचल स्थापित है, उस मापदंड के ऊपर आप बाकी दुनिया का भी जो है उसको समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो कालिदास है उन्होंने मेजरिंग रॉड ऑफ अर्थ बोला था। और रविंद्रनाथ टैगोर, अ वेरी फेमस पर्सन, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इन पर्सन को आपके पास इनकी एक किताब थी, एक पोइम्स की बुक थी जिसको गीतांजलि बोला जाता है, और उस गीतांजलि के लिए इस पर्सन को नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था। तो ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर ने भी हिमाचल को अ ब्रिज बिटवीन डिविनिटी एंड मैनकाइंड, मतलब दिव्यता और मानव जाति के बीच का पुल कहा। अब देखो, दिव्यता और मानव जाति का मतलब बेसिकली क्या है? देखो, अब भारत, हिमाचल जो है, हिमाचल को देवभूमि बोला जाता है। ऐसे बोलते हैं कि यार हिमाचल के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे सच्चे लोग होते हैं, और जितने भी पांडवों का वास भी यहीं पे ही हुआ है। इवन भगवान शिव का वास भी यहाँ पे बोला जाता है, कितने ही शक्तिपीठ यहाँ पे माने जाते हैं। तो इस कारण से इसको एक दिव्य धरती बोला जाता है, एक ऐसी जगह बोला जाता है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा, मतलब पुरानी समय से दिव्य आत्मा जो है वो क्या है, स्थापित है। तो बहुत ही डिवाइन एरिया इसको माना जाता है। तो उसी कारण से रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल को क्या बोला था? ब्रिज बिटवीन डिवानिटी एंड मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब जो हम मानव जाति हैं उनके बीच में, और जो भगवान है, डिविनिटी मतलब जो है भगवान, उनके बीच का जो पुल है वो हिमाचल से होके जाता है, क्योंकि हिमाचल देवभूमि है और सारे देवतागण जो है वो यहीं पे किसी न किसी समय जो है वो आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा दो क्वेश्चन है। कालिदास ने हिमाचल को क्या बोला था? मेजरिंग रॉड ऑफ अर्थ। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको जो है वो ब्रिज बिटवीन डिविनिटी एंड मैनकाइंड जो है वो बोला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यही टॉपिक जो हमने अभी तक किया है, यही से ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में जो है वो आ जाते हैं, आए हैं अलग अलग समय। उनको बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है वो याद रखना है। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? सबको क्लियर हो गया? यस सर। आवाज अब आ रही है सबको क्लियर? यस सर। हाँ जी, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं कुछ? हाँ जी बताइए, अंजलि जी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी सर। पुष्पा, यस सर। धवल, यस सर। सुनीता। हाँ जी सुनीता जी, आवाज आ रही है आपको? चलो ठीक है जी, ठीक है। तो आगे की तरफ को मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीजें हिमाचल से रिलेटेड, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे, और वो क्या चीजें हैं ध्यान से देखेंगे हम। ठीक है जी, तो आगे की तरफ को मूव करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला बेसिक पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि हमारा कैपिटल क्या है, तो वो हमें पता ही है कि जो कैपिटल है दैट इज जो है वो शिमला है। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, एग्जाम्स में कई बार पूछा भी जाता है। तो इसको हम 55,673 स्क्वायर किलोमीटर ज्योग्राफिकल एरिया बोला जाता है। नेक्स्ट आपके पास आती है लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या होता है? अब देखिए, लैटिट्यूड को समझेंगे बहुत ध्यान से। लैटिट्यूड क्या चीज होती है? देखिए, दो लाइंस होती हैं। कभी भी किसी जगह को आप ज्योग्राफिकली, कभी भी कोई एरिया को जब डिफाइन करते हैं तो हम दो लाइंस के ऊपर डिफाइन करते हैं। एक लाइन आपकी लैटिट्यूड की होती है और एक लाइन जो है वो लॉन्गिट्यूड की। हमारा जो धरती है, अर्थ है, अर्थ की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ इमेजिनरी लाइंस, मतलब
अलग अलग डिस्टेंस को नापना शुरू किया। हमने देखा कि यार एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या डिस्टेंस है वहां से जाने का, एक से दूसरी जगह का। तो पूरी अर्थ के ऊपर हमने एक लाइन अक्रॉस मार दी और एक लाइन ऊपर से नीचे मार दी। तो ये लाइन जो हमने अक्रॉस मारी इसको नाम दे दिया लैटिट्यूड का। इसको हमने क्या दे दिया नाम, लैटिट्यूड का। और ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, जो ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलती है। और ये लाइन हमने बोल दी वर्टिकल लाइन और इसको नाम दे दिया लॉन्गिट्यूड का। इसको हमने क्या नाम दे दिया, लॉन्गिट्यूड का। अब जहां जहां से लाइंस क्रॉस करती हैं, जैसे ये लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, ये सब इमेजिनरी लाइंस है। और ये लैटिट्यूड की लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही है। तो जहां जहां से लाइंस क्रॉस कर रही हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है वो अर्थ के ऊपर मेजरमेंट्स दी। कैसे दी, ये जो बड़ी बीच से लाइन गई इसके जो ऊपर का एरिया था इसको हमने बोल दिया नॉर्थ और नीचे का एरिया बोल दिया साउथ। और ये जो बड़ी लाइन गई इसके इधर वाला एरिया हमने बोल दिया ईस्ट और इस साइड वाला एरिया हमने क्या बोल दिया, वेस्ट। तो अब जैसे यहाँ पे दिया गया है क्या बोला, लैटिट्यूड 30 डिग्रीज 22 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 11 मिनट्स 40 मिनट्स नॉर्थ। तो मतलब ये दोनों के साथ लाइन क्या लगी है, नॉर्थ लगी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इक्वेटर की लाइन है, जो ये वाली लाइन है, इससे ऊपर वाले रीजन में ही हिमाचल जो है वो लोकेटेड है। तो कहाँ पे लोकेटेड है, इसके ऊपर वाले रीजन में। और उसमें भी लाइंस क्या दे दी है, उसके आगे उसने क्या चीज बोली है, 30 डिग्रीज 22 मिनट्स 40 और यहाँ 33 डिग्री 12 मिनट्स। अब इसके साथ बेसिकली आपके पास जो लाइन है, अब ये लाइन कौन सी हो गई, मतलब क्या बोला गया, 33 डिग्रीज का मतलब हो गया कि ये 0 डिग्री है। ये वाली लाइन कौन सी है, 0 डिग्री। ये ऊपर से भी लाइन कौन सी है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से 33 डिग्री और ऊपर। तो मतलब यहां जैसे कोई एक लाइन जाएगी जहां पे क्या लोकेटेड है, आपका हिमाचल लोकेटेड है। अब दूसरी लाइन उसने बोल दी लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड बोला 75 डिग्री, यहाँ ईस्ट लगाया, यहाँ पे भी ईस्ट लगाया, 75 75 टू 79 डिग्री। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से ईस्ट वाली साइड, ईस्ट कौन सी साइड है, ये वाली। तो 0 से 73 डिग्री के आसपास यहां जैसे। तो मतलब जहां पे लाइंस मिली आपस में वहां जैसे क्या लोकेटेड है, आपका हिमाचल लोकेटेड है। समझ आई सबको, ये बात क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, सारे बताएंगे मेरे को, सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये लैटिट्यूड की लाइन और साथ में कौन सी, लॉन्गिट्यूड की लाइन। तो हमारा कैपिटल क्या हो गया, शिमला। एरिया हमारा हो गया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। लैटिट्यूड की लाइन हो गई हमारी 30 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ, 30 से 33 डिग्री नॉर्थ, मतलब इक्वेटर की लाइन 0 बीच में से उसके ऊपर 30 से 33 डिग्री के बीच में। और सेकेंड लाइन उन्होंने आपके पास क्या बोली है, लॉन्गिट्यूड। तो मतलब ईस्ट में बोला तो 0 डिग्री से ईस्ट वाली साइड, तो 75 से 79 डिग्री ईस्ट। तो वहां पे जो एरिया रिलेटेड है उसको हमने क्या बोल दिया, लैटिट्यूड। नेक्स्ट बोलता है नेबरिंग कंट्री। अब नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश हमारा कौन सा है जी, चाइना। कहाँ पे, ईस्ट में। अब इसको भी बड़े ध्यान से समझना है। अगर हम तिब्बत को मानते हैं, तिब्बत को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, तो हम तिब्बत को भी यहाँ पे, जैसे जब ये बाउंड्री बताई तो जो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे क्या लोकेटेड है, आपका चाइना लोकेटेड है। और यहाँ पे ऊपर जैसे क्या लोकेटेड है। अब हम चाइना को जब हम बोलेंगे कि हम चाइना को मानते हैं, हमने बोल दिया हम तिब्बत के एरिया को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हम डायरेक्टली तिब्बत के साथ जुड़े हैं और उससे आगे चाइना जुड़ा है। बट अगर तिब्बत को कोई कंट्री नहीं मानना जाता तब हम डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, चाइना। तो हमने यही याद रखना है कि हम किसके साथ जुड़े हैं, बेसिकली चाइना के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो एक ही कंट्री है जिसके साथ हम जुड़े हैं, वो कौन सा है, चाइना। और साइड कौन सी है, ईस्ट। नेक्स्ट, नेबरिंग स्टेट्स, किन किन स्टेट से जुड़े हैं। अब ध्यान से चीज समझेंगे। जब मैं स्टेट्स के बारे में हिमाचल की बात करता हूं तो बहुत ध्यान से मेरी बात को यहाँ पे आपने समझना है। देखिए, हिमाचल की बात की तो सबसे नीचे यहाँ पे उत्तराखंड। उत्तराखंड का मतलब क्या हो गया, हम जब किस साइड जाइए, ऊपर नॉर्थ है, यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्थ। यहाँ पे क्या हो गया, साउथ। यहाँ पे क्या हो गया, ईस्ट। और यहाँ पे क्या हो गया, वेस्ट। तो जब मैंने साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन ली तो वहां पे क्या है, उत्तराखंड है। ईस्ट वाली डायरेक्शन ली तो वहां पे क्या है, मेरा चाइना है। नॉर्थ की डायरेक्शन ली तो ऊपर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर।
नीचे की डायरेक्शन, इस साइड की डायरेक्शन ली वेस्ट की, तो क्या आया पंजाब, और जब इधर की डायरेक्शन ली तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया आपका नीचे हरियाणा। तो जो ये सारी स्टेट्स हैं, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, इधर चाइना, इधर उत्तराखंड, यहाँ पे आपके पास हरियाणा, इधर आपका हरियाणा, इधर आपका पंजाब, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर, इधर चाइना और इधर उत्तराखंड, इन सारी स्टेट्स से जो हमारा हिमाचल है वो जो है वो जुड़ा हुआ है। तो याद रखेंगे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उत्तराखंड बाउंड्स द स्टेट इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तिब्बत ईस्ट में, तिब्बत वही बात आ गई, अगर आप चाइना मानते हैं तो चाइना, नहीं मानते तो तिब्बत। तिब्बत, पंजाब आपका वेस्ट और साउथ वेस्ट में, हरियाणा साउथ, लद्दाख नॉर्थ, जम्मू एंड कश्मीर ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो ये सारे एरिया से जो है हमारी स्टेट हिमाचल जो है वो जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, क्या क्या भाषाएं जो है वो बोली जाती है, ध्यान से इस चीज को हम आगे समझेंगे, क्या क्या भाषा जो है वो हमारे पास बोली जाती है। तो लैंग्वेजेस, हिंदी संस्कृत तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी है ही है, और लैंग्वेजेस, पंजाबी बोली जाती है, लाहौली, किन्नौरी, सिरमौरी, गोजरी, बिलासपुरी, पहाड़ी, डोगरी एंड कांगड़ी। तो सारी भाषाएं पहाड़ी नहीं होती, भाषाओं के अलग अलग नाम है, जहाँ जहाँ वो भाषा जो लोग जो है वो, जैसे आप नूरपुर वाली साइड चले जाओ, जम्मू वाली साइड तो डोगरी चलेगी, लाहौल स्पीति वाली चले जाओ तो लाहौली चलेगी, सॉरी, और किन्नौर वाली साइड जाओगे तो किन्नौरी चलेगी, सिरमौर वाली साइड जाओगे तो सिरमौरी चलेगी। नेक्स्ट, आप बिलासपुर वाली साइड चले जाओ तो बिलासपुर चलेगी, बट हिंदी हर जगह ही बोली जाती है। और संस्कृत लैंग्वेज को चलो आज की डेट में बोला नहीं जाता, बट बहुत ज्यादा जो है इसको भी जो है वो माना जाता है। तो कहने का मतलब, हम हर लैंग्वेज को पहाड़ी नहीं बोलेंगे, जहाँ के एरिया में हम लोकेटेड हैं उस एरिया के हिसाब से वहाँ की भाषा को जो है वो डिफाइन हम करेंगे। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक स्टेटहुड डे, एक मैंने बात किया स्टेटहुड डे और एक मैंने बोला हिमाचल डे। अब ये दो चीजों में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर जी स्टेटहुड डे कब का किसको बोलना है और हिमाचल डे किस चीज को बोलना है। अब देखो, 15 अप्रैल 1948 को हम हिमाचल के नाम से मानने, मतलब हिमाचल जो था वो एक अलग एरिया, हाँ ये स्टेट नहीं बना, ये बेसिकली स्टेट नहीं बना, बट हिमाचल का एरिया अलग कार्व कर दिया गया। टोटल कितनी रियासतें, 30 रियासतों से, जिसमें से 26 + 4, जिसमें 26 आपके पास जो थी वो हिमाचल की रियासतें थी और 4 जो थी वो पंजाब साइड की। इन चारों को ज्वाइन करके 30 रियासतों के साथ 1948 में हिमाचल का नाम अलग जो है वो दे दिया गया। तो उस डे को हम हिमाचल डे मनाते हैं, मतलब हिमाचल की रिकॉग्निशन उस दिन हुई। और हमें स्टेट का दर्जा जो है, मतलब हम हिमाचल भारत की एक स्टेट, जैसे आज के समय में 28 स्टेट्स हैं, तो उनमें से एक स्टेट का हमारा जो दर्जा था वो 1971 में मिला है। तो हिमाचल अलग हो गया, मतलब सेपरेट हो गया। पंजाब हिल स्टेट्स और पंजाब और शिमला, हिमाचल हिल स्टेट्स और पंजाब के साथ जो इकट्ठा होके 30 रियासतों के साथ जो अलग हुआ, वो अलग हुआ 15 अप्रैल 1948 को। तो उस दिन को हम हिमाचल डे, हिमाचल का गठन माना जाता है, उस दिन हिमाचल का गठन हो गया। बट हिमाचल को स्टेट का दर्जा जो है वो 1971 में मिला। तो ये दोनों चीजें जो है वो अलग अलग हैं, इनको अलग अलग तरीके से हमने याद रखना है। हिमाचल डे 15 अप्रैल 1948 और स्टेटहुड डे जो है वो 25 नवंबर 1971। और देखो, जब अभी ऐसे कंफ्यूजन होगी ना कि सर 15 अप्रैल 1948 को बना क्या था, अब देखो हमारे भारत के अंदर 565 के आसपास रियासतें थी। उन सारी रियासतें, मतलब छोटे छोटे एरियाज जहाँ कोई कोई राजा रूल कर रहे हैं, उन रियासतों को इकट्ठा किया। तो उसमें से जब 30 रियासतों को एक जगह इकट्ठा करके उसको नाम हिमाचल दे दिया गया। तो दैट इज, रियासतें इकट्ठी हुई और हिमाचल, पर स्टेट नहीं बना। उसमें रियासतें फिर जुड़ती रही, घटती रही, जुड़ती रही, घटती रही, और फाइनली उसको जब स्टेट का दर्जा दिया वो 1971 के अंदर दिया गया। तो उस दिन को हम स्टेटहुड डे जो है वो मनाते हैं। समझ आया सबको बेटा ये चीज? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। पॉपुलेशन हमारे हिमाचल की कितनी है? 68,64,602, 68,64,602, जिसमें हमारे मेल और फीमेल की पॉपुलेशन अलग अलग हैं, नंबर्स में दी हुई है। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर 123। और देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली। इट इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। हमारा 2021 में भी सेंसस आ जाना था, बट वो कोविड के चलते नहीं आया, डिले हो गया। और उम्मीद है कि जल्द ही वो विद इन 1-2 ईयर्स हमारा सेंसस का मतलब होता है जब हर चीज की काउंटिंग, लोग कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, मतलब सारी चीजों की काउंटिंग होती है, किसके घर में क्या है क्या नहीं है, उन सारी चीजों की जो काउंटिंग होती है वो सेंसस में की जाती है। तो
वो सेंसस हमारा जो है वो 2021 में वैसे आना था, बट कोविड के कारण डिले हो गया। तो अब जब आएगा तो उसमें नई रिपोर्ट्स आएंगी, बट हम अभी तक 2021 का 11 का सेंसस मानते हैं, जिसमें ये पॉपुलेशन बताई गई है 123 डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 123 की डेंसिटी है। फीमेल्स पर 1000, मतलब अगर मैं 1000 मेल्स की बात करूं तो उसमें 972 जो है वो क्या है, फीमेल्स रहेंगी। बर्थ रेट पर 1000, मतलब 1000 लोगों पे 22.1 का बर्थ रेट। डेथ रेट 7 का डेथ रेट 1000 के बर्थ होने पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हिमाचल से रिलेटेड। तो कैपिटल हमें, और हाँ, कैपिटल सिर्फ शिमला नहीं है। हाँ जी, दूसरी कैपिटल क्या है हिमाचल की? सर धर्मशाला। वेरी गुड। दूसरी कैपिटल क्या है? धर्मशाला। एक आपके पास समर कैपिटल और एक आपके पास जो है वो विंटर कैपिटल। तो यहाँ पे 2 कैपिटल्स जो है उनको आप जो है वो याद रखेंगे। ठीक है जी, चलो तो आगे की तरफ को मूव करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आज क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ गए सब? यस सर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हिमाचल से रिलेटेड क्या है। सबसे पहले हम स्टेट एनिमल के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो स्टेट एनिमल है उसको बोला जाता है स्नो लेपर्ड। हिम तेंदुआ का नाम जिसको जो है वो दिया जाता है। तो ये हमारा स्टेट एनिमल है। ये नाम, साइंटिफिक नेम्स जो है वो याद रखना। पैंथीरिया ओनिशिया इसको जो है वो बोला जाता है। और ये लार्ज कैट नेटिव है। कैट, अब देखो अलग अलग फैमिलीज हैं। कैट की फैमिली होती है, टाइगर फैमिली होती है, और आपको पता है टाइगर और कैट एक ही फैमिली के अंदर बेसिकली आ रहे हैं। तो स्नो लेपर्ड उसी का ही पार्ट है। और हमारा जो जितना भी वर्ल्ड दुनिया के बारे में अगर बात करूं तो उसका जो सेंट्रल एशिया का रीजन है, सेंट्रल एशिया, चाइना का कुछ एरिया, वो सारा जितना भी आपका रीजन है, उस रीजन में आपका जो स्नो लेपर्ड है वो पाया जाता है। और साथ के साथ ये एंडेंजर्ड भी है। ये एंडेंजर्ड होने का मतलब एक सूची आती है जिसको रेड लिस्ट या लाल सूची का नाम जो है वो दिया जाता है, जिसको हम रेड लिस्ट का नाम जो है वो देते हैं। उसके अंदर आते हैं, उसमें वो जानवर आपके इंक्लूड किए जाते हैं जो किसी ना किसी समय में कहीं ना कहीं जो है वो विलुप्त होने वाले हैं या खत्म होने वाले हैं। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए काम जो है वो किया जाता है। तो इसको आपने याद रखना, स्नो लेपर्ड। अब बहुत से वीडियोस देखे होंगे आपने, लाहौल स्पीति के, लाहौल के दिखाए जाते हैं, स्पीति के दिखाए जाते हैं, अलग अलग लोकेशंस। तो वहाँ पे तेंदुए, हिम तेंदुए दिखाए जाते हैं। बहुत स्ट्रांग होते हैं हिम तेंदुए, मतलब पत्थरों के ऊपर भी गिरते हैं, ऊपर से उड़ते भी जाते हैं, और इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, पकड़ने कोई पाता। बहुत से फोटोग्राफर्स कई कई दिन बैठे रहते हैं इनकी फोटोज लेने के लिए। तो ये हिम तेंदुए बर्फ में ही रहते हैं। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज, हमारे हिमालय में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये हमारा स्टेट एनिमल जो है, इसका नाम जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट हमारी आती है स्टेट बर्ड। 2007 से पहले हमारी जो स्टेट बर्ड थी वो क्या थी? कौन बताएगा मेरे को, क्या थी 2007 से पहले? हाँ जी, 2007 से पहले हमारी स्टेट बर्ड कौन सी थी, बताएंगे मेरे को? सर मुनाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हमारी जो स्टेट बर्ड थी वो पहले कौन थी? मुनाल। बट 2007 में इस जो दर्जा था तो वो वेस्टर्न ट्रैगोपैन को दिया गया, जिसको जुजुराना जो है वो बोला जाता है। अब देखो, जो ट्रैगोपैन है ना वो फैमिली है। फैमिली होने का मतलब क्या है कि ट्रैगोपैन के अंदर एक ही बर्ड नहीं आता, मल्टीपल बर्ड्स आते हैं ट्रैगोपैन के अंदर। उसमें से एक स्पीशीज जो है वो वेस्टर्न ट्रैगोपैन है, जो इंडिया, हिमाचल में मिलती है। तो इस कारण से उसको यहाँ, और ये हिमाचल में मिलती है और बहुत ही विलुप्ति की कगार पे है ये भी। तो इसी कारण से इसको जो है वो किंग ऑफ बर्ड्स का भी जो है वो, पक्षियों का राजा का नाम भी जो है वो इसको दिया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। ये बेसिकली इसका नंबर भी धीरे धीरे कम हो रहा है, बहुत रेयर दिखते हैं। अगर आप कभी पहाड़ी इलाकों में जाएंगे ना, जैसे आप चैल की तरफ को अगर कभी गए हो, आप पर चैल की तरफ ऊपर जाते हैं, या कभी त्रिउंड वाली साइड ऊपर जाएंगे, या कभी किन्नौर लाहौल स्पीति वाली साइड ऊपर जाएंगे, तो वहां पे ये बर्ड्स आपको पहाड़ों पे दिखेंगे। ये ऐसे आम पॉपुलेशन में नहीं दिखेंगे। जहाँ पे बहुत ज्यादा वनस्पति होंगी, जीव होंगे, वहां पे जनरली आपको पाया जाता है। तो हमारा जो स्टेट बर्ड है इसको हम क्या बोलते हैं? जुजुराना जो है इसका नाम दिया जाता है, या वेस्टर्न ट्रैगोपैन। अब ट्रैगोपैन एक ही पक्षी नहीं है बेटा, याद रखेंगे। ट्रैगोपैन के नाम के और भी पक्षी हैं, बट जो वेस्टर्न ट्रैगोपैन है, जो पश्चिमी आपका ट्रैगोपैन है, वो बेसिकली हमारा स्टेट बर्ड है। तो 2007 में इसको दर्जा जो था वो स्टेट बर्ड का मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे स्टेट ट्री की। अब जो स्टेट ट्री है, जिसको दियोदार, इसको देवदार भी बोलते हैं, इसको देवदार का नाम भी दिया जाता है, या देवदारू, बेसिकली इसको देवदारू भी बोला जाता है संस्कृत में।
देवदारू का मतलब क्या है कि जैसे ना पुराने समय में अगर हम बात करते हैं तो इसको बेसिकली ऐसे भी बोला जाता था कि ये भगवानों का पेड़ है। देवदार जो है भगवान, क्योंकि हमारे हिमाचल में देवदार पाए जाते हैं, इसी कारण से अलग अलग जो भगवान है या जैसे देवगण जो है वो भारत यहाँ हिमाचल की तरफ को आए थे और यहाँ पे इन पेड़ों के मध्य रहे थे, तो वो पेड़ जो है वो देवदारू के नाम से जो है वो जाना जाता है। और इसे ट्री ऑफ गॉड्स भी बोलते हैं और टिम्बर ऑफ गॉड्स का भी नाम जो है, या देवताओं की लकड़ी का, या देवताओं का वृक्ष या देवताओं की लकड़ी, ये दो नाम इसको जो है वो दिए जाते हैं। तो ये हमारा स्टेट ट्री है और इसके बहुत से यूज हैं, इसके बहुत ही ज्यादा जो है वो यूज है। ध्यान से हम समझेंगे कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिया की इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, इंसेक्ट रिपेलेंट है, बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। और इसे कंस्ट्रक्शन में भी जो है आपने सुना होगा, जैसे बोलते हैं कि जी मैंने घर में देवदार की लकड़ी लगाई है, मैंने अलमारियाँ देवदार की लकड़ी से बनाई हैं। तो बेसिकली यही मतलब है कि वो जो देवदार की लकड़ियाँ हैं तो वो बहुत ही रेयर और बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोला जाता है उससे अलमारी बनाई, उससे अलमारी बनाई, तो इस कारण से जो देवदार है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी पुष्पा जी बोलिए। नो सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आ रही है बात। अच्छा आ रही है, हाँ जी चलो आगे चलते हैं। ठीक है, और हाँ इनके नाम जरूर याद रखना, जैसे सेड्रस दियोदार हो गया, सेड्रस दियोदारा इज द नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ योर देवदार। तो जो मैंने आपको ये बताए थे इसको आप जो है वो याद दिमाग से जो है वो याद रखें। ठीक है जी, ठीक है। और ना एक और हाँ मेरे को याद आया, देवदार की एक और बड़ी स्टोरी है। ऐसे ही बोला जाता है कि पुराने समय में ना कोई एक राज्य होता था देवदार के नाम से, देयर वाज अ स्टेट, और उस स्टेट की इनके मतलब एक कोई प्राचीन राज्य जो था वो देवदार के नाम से ही चलता था, तो उससे फिर देवदार का पेड़ बना। मतलब ऐसी भी एक स्टोरी है, पौराणिक कथा है ऐसी, तो उसको भी आप मान सकते हैं, बट दैट इज ओनली अ स्टोरी, कोई फैक्चुअल इसकी इंफॉर्मेशन या डाटा नहीं। तो स्टोरी को आप समझ सकते हैं, बट एग्जैक्टली उसके बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं। ठीक है जी, तो आगे की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट इज योर पिंक रोडोडेंड्रॉन, जिसको बुरांश का पेड़ बोला जाता है। आप सबने कभी ना कभी किसी ना किसी समय में बुरांश के पेड़ की चटनी जरूर खाई होगी, इनके फूलों की। तो पिंक कलर्ड इसके जो है वो पेटल्स रहते हैं, तो इसको रोडोडेंड्रॉन जो है वो बोला जाता है। तो बेसिकली ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है। एंडेंजर्ड का मतलब है कि जो किसी समय पे जाके विलुप्त होने की कगार के ऊपर है। तो हमारी पिंक ये आपका पिंक रोडोडेंड्रॉन जो है, इसको अगर आप कभी बीड़ बिलिंग वाली साइड जाएंगे या अगर कभी धर्मशाला कांगड़ा में कहीं ऊपर पहाड़ों के ऊपर जाएंगे, कभी भी कहीं पे भी, ज्यादा ऊपर नहीं, मतलब नॉर्मल जैसी हाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत इजीली जो मिल जाएंगे। बरसातों के समय फूल खिलना शुरू हो जाता है और बहुत से व्यापारी इसको या बहुत से लोग गाँव के इसको तोड़ के लेके आते हैं, इसे बेचते भी हैं, घर में चटनी बनाते हैं, इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो रोडोडेंड्रॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लावर हमारे हिमाचल के लिए, तो इसको स्टेट फ्लावर का नाम जो है वो दिया जाता है। तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर विद द पिंक कलर्ड पेटल्स, और बोटैनिकल नेम इसका रोडोडेंड्रॉन कैम्पेनुलेटम है। तो इसको आप याद रखेंगे, और ये जरूर याद रखो, ये जो IUCN, हम बार बार ये बोल रहे हैं ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN इज बेसिकली एन अथॉरिटी। चाहे आप फूलों की बात करो, चाहे बोटैनिकल चीजों की बात करो, चाहे जोलॉजिकल चीजों की बात करो, चाहे पेड़ पक्षियों की बात करो, हर चीज का जो चेक रखते हैं कि क्या वो चीजें डिस्ट्रॉय होने वाली हैं या वो चीजें बच रही हैं, या कितना नंबर रह गया, स्ट्रेंथ कम होगी, टाइगर की ज्यादा हुई, टाइगर की कम हुई, उसका सबका कंट्रोल रखने के लिए अथॉरिटी जो है उसको IUCN बोला जाता है। तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN बोला जाता है। और इसने बोला है कि ये जो पेड़ है या ये जो आपका फ्लावर है, ये आपका बेसिकली एंडेंजर होने की कगार पे है, मतलब एक खत्म होने की कगार पे, तो इसकी प्रोटेक्शन करनी जो है वो जरूरी है। तो इसे बुरांश का पेड़ जो है वो बोला जाता है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है जी, यस सर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आगे की तरफ, नेक्स्ट हम फिर कल करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा अभी क्लास में भी डिस्टर्बेंस रही है, कभी आवाज़ की प्रॉब्लम, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम रही थी। आगे कुछ समझाने वाले टॉपिक भी हैं, तो उसको आज हम उठाएंगे तो वो लंबा खिंच जाएगा। तो आई थिंक आज इतना ही हम कवर करते हैं, कल फिर इसके आगे जो है वो कंटिन्यू हम करेंगे। यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस सर। आज के लेक्चर में कुछ नहीं पता लगा? हाँ जी पुष्पा जी, सब कुछ क्लियर है? सुनीता जी क्लियर है आपको? यस सर। चलो जी, बहुत बढ़िया, ठीक है।
लेते हैं, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा उसको बेटा पढ़ना जरूर है, साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको फायदा रहेगा। ठीक है जी, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।